Hello students, a very good evening to you all. Hope you are fit and fine. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था डाइपोल और डाइपोल मोमेंट के बारे में। मैंने आपको उसमें डेरिवेशन भी कराए हैं। एक डाइपोल की वजह से उस रीजन में उसकी एक्सियल लाइन पर और किस पर ब्रॉड ऑन पोजिशन पर यानी कि इक्वेटोरियल लाइन पर। साथ ही मैंने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि किसी जनरल पॉइंट पर डाइपोल के अराउंड किसी जनरल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको हम कैसे निकालते हैं। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हेन डाइपोल इज पुट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब डाइपोल को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो वो कैसे, उसके नेचर में क्या चेंज आता है या वो उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, उसको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो फिगर पे ध्यान दें, पेन चूज कर लेते हैं पहले। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल है बच्चों, यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना। और फिर इसका जो डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन यहाँ पर दिखा रखी है। ठीक है, इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, जो हमने ब्लू लाइन से यहाँ पे दिखा रखी है। तो जब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो जो चार्ज प्लस क्यू है, इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पोजीशन पे वो सेम होगा जितना कि इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू वाले चार्ज की पोजीशन पर होगा। प्लस क्यू पर एक फोर्स लग रही होगी टुवार्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव वाले पर लग रही होगी टुवार्ड्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो अब बात करें अगर इस पर जो नेट फोर्स है डाइपोल पर कितनी आ रही होगी, नेट फोर्स है ना, इसको हम निकाल लेते हैं कि इस पर नेट फोर्स कितनी आ रही होगी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो अगर नेट फोर्स की बच्चों बात करें तो इस पर फोर्स कितनी है, प्लस क्यू ही है। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट है आपके पास में, ये ए है और ये कौन सा है, ये बी पॉइंट है ना, ऐसे करके। तो जो एफ ए है बच्चों वो एफ ए आ रही है प्लस क्यू ई। सिमिलरली जो एफ बी आ रही है ये भी आ रही है कितनी, माइनस क्यू ई आ रही है। चूंकि ई ए और ई बी तो सेम है यहाँ पर, तो जो नेट फोर्स आ जाएगी, नेट फोर्स कितनी होगी मेरे पास में, प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई। कितनी आ गई, जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है तो उस पर नेट जो फोर्स आती है वो जीरो आती है। ठीक है ना। अब देखो इस फिगर में जो डाइपोल है इसका जो ओरिएंटेशन है यानी कि जो इसकी एक्सिस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो डायरेक्शन है उससे थीटा एंगल बना रही है ना, ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, तो अब हम इस पर निकालने वाले हैं कि इस पर एक क्या इस पर टॉर्क लग रहा है ना, क्या इस डाइपोल पर टॉर्क लग रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो ध्यान से देखो, मान लेते हैं कि ये एक डाइपोल हो गया बच्चों ऐसे करके। ठीक है ना, ये यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, ये यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है बच्चों, अब ये जो एंगल है ये कितना है, ये थीटा एंगल है ना। जो फोर्सेस लग रही हैं इन पर, एक तो फोर्स यहाँ पे F1 लग रहा होगा यहाँ पे, और इस पर यहाँ पर एक फोर्स F2 लग रही होगी, है ना। मैंने दोनों फोर्स F ही लिख दी, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, है ना। ये F इक्वल टू ये क्यू ई है एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू ई, है ना। हालांकि अपोजिट डायरेक्शन लग रही होगी तो माइनस क्यू ई कह सकते हैं, बात सही हमारी है। तो अब ये जो फोर्सेज हैं, टू फोर्सेज लग रही हैं बच्चों, एक फोर्सेज ये, फोर्सेज ये दोनों इक्वल हैं, अपोजिट हैं और टू डिफरेंट पॉइंट पर लग रही हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज दो डिफरेंट पॉइंट पर लगती हैं तो एक कपल को कंस्टिट्यूट करती हैं। तो उन्होंने यहाँ पे कपल बना रखा है, और अगर कपल कंस्टिट्यूट हो रहा है तो इस पर एक टॉर्क भी होगा। टॉर्क क्या होता है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा है कि अगर कपल कंस्टिट्यूट हो रहा है तो जो टॉर्क है वो क्या, रोटेटरी मोशन पैदा करता है इसके अंदर, है ना। तो जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क कितना होगा, देखो टॉर्क होगा आइदर फोर्स, इनमें से कोई सी भी एक फोर्स का आप मैग्नीट्यूड ले लीजिए और इसको मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, इससे आर्म ऑफ द कपल से, आर्म ऑफ द कपल से इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब फोर्स कौन सी यहाँ पर, दोनों फोर्स क्यू ही हैं, तो कोई सी एक फोर्स ले लो, क्यू इंटू ई, है ना। और आर्म ऑफ द कपल क्या बच्चों,
आर्म ऑफ द जो कपल होती है ये असल में जो लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, दो फोर्सेस लगी हुई हैं दो अलग अलग पॉइंट पर, इनकी जो लाइन ऑफ फोर्स है इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कौन सा है, इसको मान लेते हैं ना, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लेते हैं इस पर, तो ये क्या आ गया, ये होगी आर्म ऑफ द कपल। नाउ इफ दिस इज एंगल थीटा, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। और अगर ये मेरे पास में यहाँ से यहाँ तक की एल लेंथ हो कितनी, अगर जो मेरे पास में डाइपोल है, डाइपोल की जो लेंथ है वो एल है, तो ये जो परपेंडिकुलर आएगा ये आ जाएगा बच्चों कितना बोलो, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा आ जाएगा। तो आर्म ऑफ द कपल कितनी होगी, ये होगी एल साइन थीटा हो गया। तो हम जानते हैं Q इंटू एल है ना, इसको एक जगह ले लेते हैं और ई साइन थीटा को हम अलग ले लेते हैं, और टॉर्क हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं। Q इंटू एल क्या होगा है ना, चार्ज डाइपोल का आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, तो ये आ जाएगा पी ई साइन थीटा, ये आ गया टॉर्क है ना। इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें लिख सकते हैं। आप ध्यान देखो, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे आप इसे क्या लिखेंगे, ये लिखिए टॉर्क P क्रॉस E है ना, ये क्रॉस प्रोडक्ट है P और E का। इसका मतलब क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब है कि मान लेते हैं ये मेरे पास में एक कोई प्लेन है ना, ऐसे करके प्लेन है, ठीक है, और इस प्लेन में ये मेरे पास में इस पॉइंट पर ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ना यहाँ से, और इन दोनों के बीच में बच्चों एंगल थीटा है ना। अब अगर मैं अपने राइट हैंड थंब को, राइट हैंड पाम को ले लूँ और राइट हैंड पाम को ऐसे करके घुमाऊँ, पी की डायरेक्शन में रखूँ मैं इसको, पाम को रखूँ ऐसे करके और ई की साइड लेके जाऊँ, तो अगर आप देखेंगे पी को ए की साइड लेके जाएंगे तो जो थंब है आपका वो स्क्रीन से बाहर की ओर को पॉइंट कर रहा होगा है ना, स्क्रीन से बाहर की ओर को पॉइंट कर रहा होगा, यानी कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी ये कैसी हो जाएगी, बाहर की तरफ निकल रही होगी इसकी है ना। तो अगर P और E दोनों किस में है, एक्स वाई एक्सिस पर है, किस पर है, एक्स वाई एक्सिस पर है, तो जो मेरे पास में टॉर्क का जो डायरेक्शन आएगी बच्चों वो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगी, कहाँ पे आएगी, नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगी ऐसे करके है ना, इस डायरेक्शन में आपका टॉर्क आ रहा होगा है ना, समझ में आ रही बात आपको। तो जिस प्लेन में आपका P और E वेक्टर होता है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में टॉर्क आता है, क्योंकि टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है ना, टॉर्क एक एक्सियल वेक्टर है। तो याद रखें एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि अगर मेरे पास में डाइपोल एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो तो उस पर एक टॉर्क लगता है जिसका मैग्नीट्यूड आता है पी ई साइन थीटा। क्लियर होगी बात बच्चों, चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। एक क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, ट्राई करते हैं। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस 0.1 माइक्रोकूलम है ना, दो चार्ज हैं 0.1 माइक्रोकूलम ईच के हैं, एंड दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। द डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम। व्हाट मैक्सिमम टॉर्क डज द फील्ड एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। तो अभी हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया है क्या, पी ई साइन थीटा है ना, ये टॉर्क का फॉर्मूला है ना, मैग्नीट्यूड है टॉर्क का ये। अब ये कह रहा है मैक्सिमम टॉर्क, पूछता है कि मैक्सिमम टॉर्क जो है वो बताओ वो कितना होगा। तो मैक्सिमम टॉर्क देखो यहाँ से ध्यान दो, पी ई साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी है ना, ये मैक्सिमम होगा व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 1। अगर साइन थीटा 1 हो जाए तो ये होगा मेरे पास में मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि जब थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, जब थीटा 90 हो जाएगा साइन 91 हो जाता है। तो टॉर्क अगर मैक्सिमम है तो कितना होगा, पी ई होगा। अब पी कितना होता है मेरे पास में, पी होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम है ना, और ई आ गया यहाँ पर चार्ज है बच्चों 0.1 माइक्रोकूलम, तो पुट कर दो यहाँ पे 0.1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ गया। लेंथ दे रखी इन्होंने कितनी, 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 सेंटीमीटर आ गया, और फील्ड दे रखा इन्होंने 10⁵ है ना। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो आपके पास में टॉर्क आ जाएगा, ठीक है ना, बात सही हमारी। इसको कैलकुलेट करें तो टॉर्क आप निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब देखो नेक्स्ट है कि जब टॉर्क यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है, सॉरी, डाइपोल जब कहाँ रखा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है, तो ये असल में कहाँ होता है, अगर मैं इसको छोड़ दूँ ऐसे, है ना, इसे रिलीज कर दूँ, इसको फ्री कर दूँ, तो डाइपोल हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाएगी और दोनों अलाइन हो जाएंगे ऐसे करके, है ना, ऐसे करके इस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इस डायरेक्शन में आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। अब ध्यान दो, किसी भी पोजीशन से, चाहे इस पोजीशन से चाहे किसी पोजीशन से, है ना, जैसे कि पोजीशन इसमें दिखा रखा है आपको, है ना, फिगर पे ध्यान से देखोगे तो हमने एक पोजीशन इसमें आपको दिखा रखी है ना, देखो ये डाइपोल की पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन ये वाली, है ना, ये डाइपोल की पोजीशन है और ये मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये माइनस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, तो पोटेंशियल जो मेरे पास में इसका मोमेंट आ रहा होगा, जो डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा, सॉरी एक मिनट में पेन चूज कर लेते हैं बच्चों, है ना, ऐसे करके, तो जो डाइपोल मोमेंट आ रहा होगा P इसका, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये डायरेक्शन होती है ना, ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की हो गई है। तो ये यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है, इस डाइपोल को अगर मैं रोटेट करूँ, है ना, हल्का सा डिस्टर्ब कर लूँ, हल्का सा रोटेट करूँ डी थीटा एंगल से, तो होगा क्या, तो क्या ये अपने आप रोटेट हो जाएगा, नहीं होगा ना, क्योंकि इस पर टॉर्क कैसे लग रहा होगा, आपने देखा है कि जब डाइपोल रखा होता है ऐसे करके, ये डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा होता है, ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये आपके पास में डाइपोल मोमेंट है, तो इसमें ऐसे करके एक टॉर्क लग रहा होता है ना, ऐसे करके टॉर्क लग रहा होता है। तो अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं ऐसे करके बच्चों, अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंगल पर है यहाँ पर और ये कितना डी थीटा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूं तो मुझे इसमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा अपने पास से, है ना, बाहर से एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा तभी रोटेट होगा। तो जब हम एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, एक वर्क हो जाएगा, एक वर्क करना पड़ेगा हमें, और जो वर्क है बच्चों ये इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि डी थीटा एंगल, थीटा वाले जो पोजीशन है इसे डी थीटा एंगल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने के लिए जो वर्क डन है, मान लेते हैं कितना है, वो डी डब्ल्यू करना पड़ता है ना। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, वर्क डन आएगा मेरे पास में टो इंटू डी थीटा, कितना होगा, टो इंटू डी थीटा हो जाएगा। बात से हमारी है। तो अब क्या करें, इसे हम टोटल वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे ना, इंटीग्रेट कर लेंगे, टो इंटू डी थीटा को इंटीग्रेट कर लेंगे ऐसे करके। लिमिट कौन सी लगाएंगे, चलिए लिमिट लगा देते हैं, है ना, डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करते हैं यहाँ पर, और टो कितना बच्चों, टो है पी ई साइन थीटा, आपने निकाल दिया यहाँ पे, और डी थीटा, थीटा का जो एंगल है मान लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2 तक इसको रोटेट करते हैं, और ये वर्क डन है W1 से W2, है ना। इसको इंटीग्रेट करें तो कितना आ जाएगा, W2 माइनस W1, इसको हम डेल्टा W कह सकते हैं। और ये P क्या बच्चों, P भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कांस्टेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको पहले कांस्टेंट बताया है, तो P बाहर आ जाएगा और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, PE माइनस कोस थीटा और एंगल थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है ना। तो डेल्टा W जो यहाँ से आ रहा है ये आएगा माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ये आ गया। नाउ दिस डेल्टा W एंड चेंज इन वर्क, है ना, जो वर्क हमने किया उसको रोटेट करने में, कहाँ से, थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करने में, दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ डाइपोल। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम डेल्टा U कह सकते हैं, इसको हम डेल्टा U कह सकते हैं। तो डेल्टा U हो जाएगा बच्चों माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, है ना। एक जनरल इक्वेशन मेरे पास में आ गई है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की। अगर मैं डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखो ये जो डेरिवेशन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, डाइपोल को किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक रोटेट करूं, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, या कहाँ से, उसकी स्टेबल जो पोजीशन है उससे अगेंस्ट में उसके, है ना, उसको डिस्टर्ब करूं, तो मेरे पास में ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी। मान लेते हैं कि इनिशियली जो डाइपोल है वो कहाँ पर है, थीटा 1 मान लेते हैं 90 डिग्री है और थीटा 2 मान लेते हैं थीटा है, ठीक है ना।
तो डेल्टा यू कितना होगा बच्चों, डेल्टा यू होगा U2 माइनस U1 इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, ऐसा करेगा होगा नहीं। तो जब थीटा 1 90 डिग्री होगा, ठीक है ना, मान लेते हैं उस टाइम पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है ना, और थीटा 2 पे है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी U मान लेते हैं, तो आ जाएगा U माइनस 0 इक्वल टू माइनस PE कोस थीटा 2 कितना हो जाएगा, कोस थीटा, और कोस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है ना, तो U आ जाएगा मेरे पास में माइनस PE कोस थीटा आ जाएगा, है ना, कोस थीटा आ जाएगा। ये कब है, जब मैं इसको 90 डिग्री से, जब मैं इसकी इनिशियल पोजीशन 90 डिग्री, क्या कहाँ से 90 डिग्री, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उस टाइम पर अगर मैं इसको रोटेट करूं, है ना, उस टाइम पर अगर मैं रोटेट करूं, कैसे रोटेट करूं उसे, इस तरह से रोटेट करूं, तो उसमें जो वर्क डन आएगा माइनस पी कोस थीटा आएगा। तो जनरल फॉर्मूला है, इसको यहाँ पे ऐसे करके याद रखें, इसको इसका यूज करें, ये आसान होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है। हाँ, अब ये बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना, देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर रखा हो तो ये ऑसिलेट भी कर सकता है। तो अब एक बात समझते हैं यहाँ बच्चों कि जब डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है यूनिफॉर्म में, तो दो पोजीशन ऐसी होती है जहाँ पर वो इक्विलिब्रियम में होता है। वो दो पोजीशन कौन सी हैं, एक पोजीशन तो है बच्चों जब ये P और E एंटी पैरेलल हों, यानी जो वेक्टर P है ये कौन सा, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों अपोजिट हों। देख रहे हो यहाँ पर, ये डाइपोल मोमेंट ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी इस केस में जो एंगल बन रहा है इनके बीच में कितना बन रहा है बच्चों, 180 डिग्री बन रहा है। अगर ऐसे डाइपोल रखा हुआ है ना, ऐसे डाइपोल रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो ये डाइपोल किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। लेकिन क्या स्टेबल है या अनस्टेबल है, अब देखो, अगर मैं इस डाइपोल को हल्का सा भी डिस्टर्ब करूं इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इस पर एक टॉर्क जो है वो लगेगा, और वो टॉर्क जो है इसको पूरी तरह से रोटेट कर देगा जब तक कि ये इसका P E के साथ में अलाइन नहीं हो जाता, है ना, जब तक इसका P E के साथ में अलाइन नहीं हो जाता। जैसे ये डाइपोल है यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हल्का सा है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है, और ये मान लेते हैं यहाँ पर ये डाइपोल की इसकी डायरेक्शन है, ठीक है, इसकी डाइपोल की डायरेक्शन है। तो अब होगा क्या कि जैसे आपने इसको हल्का सा यहाँ से रोटेट किया, तो यहाँ पर कौन सा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे कौन सा नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पे फोर्स ऐसे लगने लगेगी और नेगेटिव फोर्स ऐसे लगने लगेगी। तो आपने हल्का सा इसे रोटेट किया, लेकिन इस फोर्स की वजह से टॉर्क जनरेट होगा इसमें इसी डायरेक्शन में, और चूंकि सेम डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको पूरी तरह से अलाइन कर देगा ऐसे करके, और दोबारा से डाइपोल कहाँ पे आ जाएगा, ऐसे करके इस डायरेक्शन में डाइपोल आ जाएगा। तो कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ बच्चों, ये हुआ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जब इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब किया जाता है, तो पूरी तरह से वहां से वो क्या कर जाए, मूव कर जाए, वहां से मोशन में आ जाए। जो सेकंड पोजीशन है वो होती है स्टेबल इक्विलिब्रियम की। स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब P और E के बीच में कितना एंगल होता है, 0 डिग्री, यानी P और E दोनों अलाइन होते हैं। अब देखो इस केस में अगर आप P को थोड़ा सा ऊपर करें, इस केस में जो ये P है, अगर इस P को आप थोड़ा सा रोटेट करें, ऐसे करके रोटेट करें, तो इस पर एक टॉर्क लगेगा, किधर, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, जो इसे वापस कहाँ लेकर आएगा, उसी पोजीशन पे ले आएगा। यानी हल्का सा अगर आप इसको यहाँ से डिस्टर्ब करेंगे तो फिर उसी पोजीशन पर आ जाएगा, नीचे डिस्टर्ब करेंगे फिर ऊपर पोजीशन पर आ जाएगा। आप इसको ऊपर नीचे कहीं भी डिस्टर्ब कर लीजिए, कहीं पे भी शिफ्ट कर लीजिए थीटा एंगल से, तो ये दोबारा से इसी पोजीशन पर आ जाता है। इसको कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब हो क्या रहा होगा, जब स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो रहा होगा, तो आप हल्का सा ऊपर ट्विस्ट करेंगे तो ये वापस यहाँ पे आएगा, तो क्या यहाँ पे रुक जाएगा, नहीं, मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम की वजह से वो इस मीन पोजीशन के अबाउट आगे चला जाएगा, है ना, आगे। जब यहाँ पे आ जाएगा तो इसमें रेस्टोरिंग टॉर्क फिर लगेगा दोबारा से, तो फिर ये यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये फिर आगे चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये इसका फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो हो क्या रहा होगा, अगर आप हल्का सा भी इसको क्या करेंगे, इसको ट्विस्ट करेंगे, तो हल्का सा इसको डिस्टर्ब करेंगे इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो ये इस पर ऑसिलेट करने लगेगा ऐसे करके। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि टाइम पीरियड क्या होगा ऑसिलेशन का, ये हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है।
चलिए तो देखो, मान लेते हैं ये मेरे पास में यहाँ पर ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मिनट को, ये मेरे पास में मान लेते हैं यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ऐसे करके, और ये मेरे पास में यहाँ पर एक डायपोल है, ठीक है ना। और डायपोल को मैंने पहले कहा था, ये पहले डायपोल इस पोजीशन पे था, इस पोजीशन पे था, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इसको मैंने हल्का सा इधर यहाँ पे ट्विस्ट कर दिया है, कितने एंगल से, थीटा एंगल से, थीटा एंगल से इसको मैंने हल्का से यहाँ से ऐसे ऐसे यहाँ पे डिस्टर्ब किया है। बस ये हमारी है। तो हो क्या रहा होगा, इस पर एक टॉर्क लग रहा होगा, कैसे, जब इसको ऐसे ट्विस्ट करेंगे तो इस पर एक ऑटोमेटिक टॉर्क लगेगा, नेचुरल टॉर्क, जो इसको कहाँ लेके आएगा, वापस इसी पोजीशन पे लेके आएगा, है ना। तो ये जो टॉर्क लग रहा होगा बच्चों, ये टॉर्क कैसा है, ये टॉर्क है रेस्टोरिंग टॉर्क। तो वहाँ पे जब फॉर्मूला निकाला था, हमने निकाला था पी ई साइन थीटा टॉर्क का, वो कौन सा था, अगर एक्सटर्नल वर्क किया जाए, अगर एक्सटर्नल वर्क करें तो, या बाहर से जब फोर्स लगाते हैं तो उसके वजह से टॉर्क पैदा होता है, वो होता है पी ई साइन थीटा, है ना। कितना होता है, पी ई साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे रेस्टोरिंग टॉर्क होगा, तो रेस्टोरिंग टॉर्क होगा तो कितना होगा, माइनस पी ई साइन थीटा, है ना, नेगेटिव साइन आ जाएगा चूंकि रेस्टोरिंग है। नाउ थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल, है ना, थीटा इज वेरी स्मॉल। जब वेरी स्मॉल है तो हम साइन थीटा को क्या मान सकते हैं, थीटा मान सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो टॉर्क आ जाएगा हमारे पास में माइनस पी ई इंटू थीटा आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। अब एक और तरीका होता है टॉर्क निकालने का, आप जानते हैं क्या, कि अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, अब ये जो डायपोल है ये रोटेट कर रहा है, अब रोटेट किसके कर रहा होगा, अबाउट एक्सिस कर रहा होगा, तो किस एक्सिस के अबाउट कर रहा होगा, डायपोल के सेंटर ऑफ मास से जो डायपोल की एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस आ रही होगी उस एक्सिस के अबाउट ही रोटेट कर रहा होगा, है ना। अगर ये डायपोल है ऐसे करके, तो डायपोल का ये एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, चाहे वो ऐसे हो, परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके अबाउट ही रोटेट करेगा, है ना। तो अगर उसमें उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं, टॉर्क निकाल सकते हैं, आई सी एम। आई सी एम क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डायपोल अराउंड इट्स सेंटर ऑफ मास अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डायपोल, आई सी एम मल्टीप्लाई बाई एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। टॉर्क क्या होता है, आई इंटू अल्फा होता है, पढ़ा आपने पहले पढ़ रखा 11th क्लास में। तो ये दोनों सेम ही चीज़ है, तो हम इससे लिख सकते हैं बच्चों कि आई सी एम मल्टीप्लाई बाई अल्फा में क्या कह सकता हूँ, डी टू थीटा अपॉन डी टू भी कह सकता हूँ, है ना, इज इक्वल टू माइनस पी ई, और यहाँ पर थीटा आ गया ये, तो इससे डी टू थीटा अपॉन डी टी टू आया बच्चों माइनस पी ई डिवाइडेड बाई आई सी एम इंटू थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एस एच एम की इक्वेशन है, किसकी है, एस एच एम की इक्वेशन है। इसमें क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो किसकी हो गई ये हो गई है आपकी एस एच एम, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। तो अगर इसको हम कंपेयर करूं तो मेरे पास में जो एंगुलर वेलोसिटी आएगी वो आएगी ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों पी ई अपॉन आई, तो इससे ओमेगा आएगा आपके पास में अंडर रूट पी ई डिवाइडेड बाई आई सी। आप जानते हैं ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, इसलिए टी हो जाएगा आपके पास में 2 पाई बाई ओमेगा टाइम पीरियड, यानी कि 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ कितना, इसका उल्टा कर दीजिए यहाँ पर, तो आई सी एम अपॉन पी ई, ये निकल आया आपके पास में टाइम पीरियड ऑसिलेशन का, है ना, जब एक्सटर्नल फील्ड में एक डायपोल रखा हुआ होता है। इसको याद रखें फॉर्मूले को। नेक्स्ट ट्राई करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या है। चलिए क्वेश्चन है यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया। अ डायपोल इज फॉर्म्ड बाय 2 पॉइंट चार्जेस माइनस क्यू एंड क्यू ईच ऑफ मास m and both point charges are connected by a rod of length a। बना लेते हैं पहले, है ना। ये मेरे पास में ये क्या है, एक रोड है जिससे ये कनेक्टेड है ना, रोड से कनेक्टेड है।
इसका भी बच्चों मास m है, इसका भी मास m है, और इस रोड का भी मास m ही है। ये माइनस क्यू चार्ज है यहाँ पर लगा हुआ है, इस पर प्लस क्यू चार्ज लगा हुआ है ना। और रोड की लेंथ दे रखी है बच्चों कितनी, a लेंथ दे रखी है ऐसे करके, है ना। इस तरह से एक डायपोल बना हुआ है। दिस डायपोल इज प्लेस इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। और इसको हमने कहाँ रखा हुआ है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डायपोल ऐसे रखा हुआ है, ठीक है ना। ये मेरे पास में P आ गया इसका। If dipole is disturbed by a small angle theta from stable equilibrium position, its time period will be। अब इस डायपोल को क्या कर रहे हैं, डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे हल्का सा किसी एंगल से डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो डिस्टर्ब करने पर आपको पता ही है क्या होगा कि ये वापस आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, वहाँ से फिर क्या करेगा, जंप कर जाएगा नीचे की तरफ, फिर इस पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी, फिर ये वापस आएगा, रेस्टोरिंग टॉर्क लगेगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। फिर आगे ये जंप कर जाएगा, फिर आगे पोटेंशियल, तो ऐसे करके ये ऑसिलेट करने लगेगा, है ना। फॉर्मूला हमने अभी ड्राइव किया था कुछ देर पहले ही, कुछ देर पहले हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था। फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद है क्या फॉर्मूला आया था, देखो T इक्वल टू 2 पाई ICM अपॉन P स्क्वायर रूट में, है ना। लगाते हैं T इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ ICM अपॉन PE। ये पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यही डायपोल मोमेंट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, पता लगाने पोटेंशियल एनर्जी लगा दिया, है ना। चलो, तो हमारे पास में जो मेन काम है, क्या काम आ गया कि हमें ये जो डायपोल है इसकी एक्सिस से, है ना, ये वाली एक्सिस, इस एक्सिस से, इस एक्सिस के अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो निकालो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा बच्चों ICM, इसका मास कितना L है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया a/2, कितना हो गया, a/2 हो गया। तो हो जाएगा m इंटू a/2 होल स्क्वायर प्लस, अब ये एक रोड है ना, a लेंथ की रोड है, a लेंथ की रोड है, तो a लेंथ की रोड का जो होता है वो कितना होता है, वो होता है m इंटू ए स्क्वायर अपॉन 12। अगर मेरे पास में कोई रोड है जिसका मास m है ना, जिसका मास m है और लेंथ उसकी l है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रोड कितना आता है, ml स्क्वायर अपॉन 12 आता है, याद करो। तो इस केस में ma स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा, कितना, ma स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। ये किसका, रोड का हो गया। अगेन ये जो मास है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सिस कितना हो जाएगा, ये भी मेरे पास में a/2 डिस्टेंस है, तो ये भी हो जाएगा ma/2 होल स्क्वायर। तो कितना हो गया मेरे पास में ये, तो ma स्क्वायर अपॉन 4 प्लस ma स्क्वायर अपॉन 4, तो 2ma स्क्वायर अपॉन 4 यानी कि ma स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, और यहाँ पर ma स्क्वायर अपॉन 12 आ गया। कैलकुलेट कर लीजिए, आसान है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 7ma स्क्वायर, कितना, 7ma स्क्वायर अपॉन 12 आ जाएगा। तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए, ये आ गया लो, है ना, 7ma स्क्वायर अपॉन 12 अपॉन, है ना। अब P कितना है मेरे पास में, देखो P भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। P है मेरे पास में बच्चों, P है Q इंटू ए, एक चार्ज Q है और इसके बीच का डिस्टेंस a है, तो टाइम पीरियड आ जाएगा आपके पास में 2 पाई यहाँ पर 7ma स्क्वायर अपॉन 12 इंटू Q इंटू ए इंटू ई, ए से ए काट दीजिए, तो ये आपके पास में आ गया टाइम पीरियड 7ma अपॉन 12QE, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या दिया। नाउ इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, डायपोल को हम कहाँ रख रहे हैं, हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रोड डायपोल रखा होता है बच्चों, तो उस पर एक नेट फोर्स आ जाती है। कैसे, देखो यहाँ ध्यान दो, इन्होंने कहा है कि ये तरफ वीक फील्ड है और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना। तो यहाँ पर E, अगर यहाँ पर E है तो यहाँ पे E प्लस समथिंग को छोड़ना होगा, यहाँ पे E प्लस समथिंग हो जाएगा, है ना। पास में हमारी ये, इस पर मान लेते हैं फील्ड है EB इस जगह पे, और इस जगह फील्ड है EA। तो ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि EA इज लेस देन EB। चार्ज दोनों पे सेम है, इस पर भी Q चार्ज है और इस पर भी Q चार्ज है। तो FA निकाल लो, FA कितना आएगा बच्चों, ये आएगा Q इंटू EA आ जाएगा,
इस पर जो फोर्स लग रही है ना, और उसकी डायरेक्शन दे रखी है ये वाली आ रही है। और एफ बी की जो आएगा, एफ बी आ जाएगा मेरे पास में क्यू इंटू ई बी आ जाएगा, है ना। ये आगे तरफ लग रहा है, ये पीछे तरफ लग रहा है, तो कौन सी फोर्स ज़्यादा है इसमें बताओ, है ना। स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा बच्चों, ये वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो मेरे पास में जो नेट फोर्स आ जाएगी, एफ नेट आ जाएगी एफ बी माइनस एफ ए। और डायरेक्शन कौन सी होगी, क्योंकि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है और ये फोर्स वीक फोर्स लग रही है, तो जो स्ट्रॉन्ग फोर्स की डायरेक्शन होगी वही मेरे पास में नेट फोर्स की भी डायरेक्शन होगी। नेट फोर्स की डायरेक्शन लग रही होगी, और कितनी लग रही होगी ये मेरे पास में, ये लग रही होगी मेरे पास में क्यू ई बी माइनस ई ए। ठीक है। तो जब डाइपोल को हम कहाँ रखते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, तो इस पर एक नेट फोर्स आ जाती है ना। अब ये नेट फोर्स जो होती है किस डायरेक्शन में लग रही है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, अगर P इज पैरेलल टू E है, यानी कि P और E एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं। तो एक केस तो बनता है ये वाला। एक केस और बनता है बच्चों, व्हेन P इज एंटी पैरेलल टू E। देखो वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड अभी भी ऐसे ही है और डायरेक्शन भी सेम है। अब यहाँ पे क्या किया, सिर्फ यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि चार्जेस की पोजीशन बदल दी है हमने। तो इस केस में क्या हो रहा होगा, जो पॉजिटिव है उस पर डायरेक्शन, उसकी एफ बी की डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, और नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन के अपोजिट आ रही होगी यहाँ पर। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड कौन सा है, ये वाला फील्ड है स्ट्रॉन्ग, कौन सा, ये है ना। और ये कौन सा है मेरे पास में, ई बी वीक फील्ड है। तो अब क्या हो रहा होगा मेरे पास में, जो ये वाली डायरेक्शन है कौन सी, एफ ए, जो ई ए के जहाँ पे ई ए जो है स्ट्रॉन्ग है, तो एफ ए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हो जाएगा एफ ए स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और एफ बी वीक हो जाएगा। तो नेट जो एफ ए आएगा मेरे पास में, नेट आएगा मेरे पास में एफ ए माइनस एफ बी आएगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ये मेरे पास में वीक फोर्स हो रही है। तो नेट डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये डायरेक्शन होगी इस केस में, इस केस में ये डायरेक्शन हो जाएगी एफ ए माइनस एफ बी, है ना। बात सेम आ रही है, यानी क्यू ई ए माइनस क्यू ई बी, क्या आ गया, क्यू ई ए माइनस ई बी, है ना। इस केस में जो नेट जो फोर्स आ रही है वो किधर आ रही है, टुवर्ड्स वीक फील्ड आ रही है ना, व्हेन पी इज एंटी पैरेलल टू ई। तो हमने इन दो केसेस में देखा कि जब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी डाइपोल को रखते हैं तो उसमें एक नेट फोर्स आ जाती है, जबकि इससे पहले वाले केसेस में जब हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था तो नेट फोर्स कितनी थी, 0 थी, है ना। चलिए अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा काम कर लेते हैं। तो क्या काम है, काम है कि रिलेशन बिटवीन फोर्स ऑन ए डाइपोल एंड फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेडियंट। ये क्या है, देखो जब हम किसी डाइपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं इस पर कितना है, चार्ज है Q, इस पर भी चार्ज Q है, डाइपोल मोमेंट मान लेते हैं P है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, अभी रुक जाओ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है मान लेते हैं कितनी है बच्चों, ई ए है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कितनी है, ई बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं एल, कितना एल मान लेते हैं, बात सही हमारी। तो अब इस पे जो फोर्स यहाँ पे लग रही होगी, नेट फोर्स लग रही होगी, है ना। अब नेट फोर्स कितनी लग रही होगी यहाँ पर, ये तो हम बता चुके नेट फोर्स लग रही होगी। देखो नेट फोर्स कितनी लग रही होगी, एफ नेट। कौन सा फील्ड, कौन सी फोर्स ज़्यादा होगी यहाँ पर, ये एफ ए है बच्चों, और ये मेरे पास में एफ बी है। कौन सी फोर्स ज़्यादा है बताओ, चूंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर कौन सा, यहाँ पर वीक फील्ड है, तो कौन सी ज़्यादा फोर्स लग रही होगी, यहाँ पर फील्ड ज़्यादा लग रही होगी, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो फोर्स भी ज़्यादा होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है तो फोर्स भी कम होगी। तो कितनी आ जाएगी मेरे पास में, एफ ए माइनस एफ बी, है ना। किधर है, टुवार्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, टुवार्ड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना, इस डायरेक्शन में लगेगी। अब एफ ए माइनस एफ ई कितना है बच्चों, देखो क्यू ई ए माइनस ई बी, ये आ गया मेरे पास में एफ नोट, ठीक है, ये मेरे पास में एफ नोट निकल आया। अब देखो मैं इसे पी का इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, है ना, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्यू
और यहाँ पे एल मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर ई ए माइनस ई बी डिवाइडेड बाई एल कर देते हैं। ये कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। तो इससे क्या होगा, ये पी आ जाएगा, क्यू एल की जगह पी आ जाएगा। तो देखो एफ कितना आएगा मेरे पास में, एफ आएगा पी और ई ए माइनस ई बी क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ आने पर, है ना, या तो बी से ए तक आने में या ए से बी तक आने में जो चेंज हुआ है, यानी कि डिस्टेंस के हिसाब से चेंज हुआ है। कितना डिस्टेंस कितना चेंज आया, डेल्टा एल आया, तो डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल, है ना, एफ पी डेल्टा ई अपॉन डेल्टा एल। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों हम फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेडियंट। क्या कहते हैं, फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेडियंट कहते हैं इसे, है ना, ग्रेडियंट। और अगर मैं इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखूं तो आ जाएगा डी ई अपॉन डी एल, ऐसे करके आ जाएगा ना। बात समझ आ रही है। तो किसी डायपोल पर जब वो डायपोल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ होता है, एक फोर्स लगने लगती है, और जो फोर्स लगती है बच्चों वो कितनी होती है, वो होती है उस डायपोल का डायपोल मोमेंट, उस डायपोल का डायपोल मोमेंट। और उस रीजन में जहां पर वो डायपोल रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेडियंट क्या है, यानी कि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट लेंथ क्या है ना। अगर उस डायपोल का, जिस डायपोल पर फोर्स चाहिए, उसको मल्टीप्लाई कर दें, उस रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसी और वजह से हो सकता है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वहाँ पे जो ग्रेडियंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे उस डायपोल को, तो उस डायपोल के ऊपर फोर्स आ जाएगी, है ना। इसको याद रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट हमारे पास में, जिसका हम यूज करेंगे, है ना। और करते हैं, देखो एक क्वेश्चन है इसमें, इसको इस्तेमाल करते हैं। अ शॉर्ट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नियर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q, फाइंड फोर्स ऑन द डायपोल। किस पर, फोर्स ऑन द डायपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज, देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये वाला, है ना, ये रखा हुआ है, और एक मेरे पास में यहाँ पे शॉर्ट डायपोल रखा हुआ है, ये डायपोल रखा हुआ है ना। तो ये पॉइंट चार्ज इस डायपोल पर जो फोर्स लगा रहा है वो निकालना है ना। तो हम थोड़ा उल्टा कर लेते हैं, इस डायपोल की वजह से इस जगह पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकाल सकते हैं। तो इस ये जो चार्ज आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, डायपोल की एक्सिस पर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस किसी डायपोल की वजह से डायपोल की एक्सिस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इसका फॉर्मूला में आता है, कितना आता है बच्चों, ई होता है, बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p डिवाइडेड बाई आर क्यू, है ना। और इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी बच्चों, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, है ना, ये डायरेक्शन होगी। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा, है ना, और प्लस क्यू वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि माइनस क्यू नज़दीक है और प्लस क्यू से दूर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। बात समझ आ रही है। तो इस पर जो फोर्स लग रही है पॉइंट चार्ज पर, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू डायपोल, फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज ड्यू टू डायपोल, ये कितनी आएगी, ये आएगी Q इंटू ई, कौन सा Q, पॉइंट चार्ज वाला Q, ये प्लस Q है, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, तो क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p q अपॉन आर क्यू। ये फोर्स किस पे आई, ये आई पॉइंट चार्ज पर, किस डायरेक्शन में आई, इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मोमेंट, है ना, आई ना, डायपोल मोमेंट साइड में आई। तो अब आप क्या लगाएंगे, न्यूटन थर्ड लॉ लगाओ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, अगर दो फोर्सेज हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। यानी ये डायपोल इस चार्ज पर जितनी फोर्स लगा रहा होगा उतनी ही फोर्स ये चार्ज इस डायपोल पर लगा रहा होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन रिवर्स रहेगी। तो ये डायपोल इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये जो चार्ज है इस पर फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, है ना। तो कितनी आ जाएगी, फोर्स ऑन डायपोल सेम आ जाएगी, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pq अपॉन आर क्यूब टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज की डायरेक्शन में ये फोर्स लग रही होगी,
है ना, समझ में आया, मजेदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये प्रॉब्लम है, अ सोल डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड नियर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q, फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये आपके लिए होमवर्क है ना, आपसे करें इसको, क्वेश्चन को सोल्व करो आप बच्चों, और सोल्व करने के बाद में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और साथ में जो आंसर आएगा आप उसको लिखें, है ना। तो फिर इसको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर सोल्व करेंगे और आप कहेंगे। तो आप मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, अगर आपसे नहीं होता है या होता है तो क्या आंसर आता है, आंसर लिखें, और अगर आप इसका सोल्यूशन चाहते हैं तो मुझे बताएं, और मैं इसमें नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसको सोल्व करूँगा। तो इसको करें आप, है ना। इसमें क्या है, ये डाइपोल का डायरेक्शन ये वाली है, पॉइंट चार्ज ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, ये प्लस क्यू रखा हुआ है यहाँ पर, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है ना। और ये डिस्टेंस कितना है, इसको मान लेते हैं कुछ, मान लो ये आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है ऐसे करके, है ना, और निकालें फोर्स। चलिए ये क्या है, ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो दो डाइपोल है ना, एक P1 डाइपोल है, एक P2 डाइपोल है। हमने डाइपोल बनाया नहीं, बस दिखा दिया यहाँ पे डाइपोल मोमेंट से। तो यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है P1 और यहाँ पे रखा है डाइपोल P2, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है R है, यानी कि इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है। कह रहा है फाइंड फोर्स ऑन ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P2, किस पे निकालनी है, इस वाले पर फोर्स निकालनी है, ड्यू टू अनदर डाइपोल और डाइपोल मोमेंट P1, इसकी वजह से निकालनी है, इफ दे आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस R अपार्ट एज शोन इन फिगर। तो इस पर फोर्स निकालनी है, इसकी वजह से निकालनी है। तो अब ये किस में रखे हुए हैं, ये नॉन यूनिफॉर्म में रखे हुए हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। क्योंकि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा होगा, कैसे आ रहा होगा, इसकी डायरेक्शन ये वाली होगी एक्सेल पर, और इस साइड में ये कम होता जा रहा होगा, है ना, ऐसे करके वीक होता चला जा रहा होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नहीं है। तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ क्या रखा हुआ है, डाइपोल रखा हुआ है। तो इस पर निकालना है हमें फोर्स। तो फोर्स ऑन डाइपोल 2, है ना, F2 कह देते हैं। डायरेक्शन हम बता देंगे साइड से, अभी हम इसमें वेक्टर वेक्टर नहीं लगाते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो ये क्या आता है, जिस डाइपोल पर फोर्स चाहिए नॉन यूनिफॉर्म में, उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट वो कितना है बच्चों, यहाँ पर P2, है ना। और D अपॉन डी आर, फॉर्मूला कौन सा लगाए, देखो हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, ये लगा रहे हैं F होता है P DE बाई डी आर, ये होता नहीं होता है ना। और इसकी वजह से P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके एक मिनट रुक जाओ, इसको हटा देते हैं ना। पहले हम किसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो इनफैक्ट ये आएगा F इक्वल टू फोर्स ऑन 2 इक्वल टू P2 और D E1 अपॉन डी आर, ये आएगा। यानी P2 वाली लोकेशन पर P1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो, उसका ग्रेडियंट ये ना आना मेरे पास में। तो P2 और E1 कितना आता है मेरे पास में बच्चों, देखो जो E1 है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से एक्सेल पर कितना आएगा, KE 2P1 अपॉन RQ, ये आएगा नहीं आएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, D अपॉन डी आर KE 2P1 अपॉन RQ। इसको हमें क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखो F2 इज इक्वल टू P2 कांस्टेंट है, KE भी कांस्टेंट है, तो KE को हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। और 2P1 भी कांस्टेंट है, यानी 2P1 भी कांस्टेंट है। तो क्या बचा, D अपॉन डी आर R टू द पावर -3, ये तो बचा, है ना। सोल्व कर लो, F2 कितना आ गया, 2 KE P1 P2, और कितना हो गया मेरे पास में, ये कितना हुआ, ये एस की पावर क्या, एन कितना होता है, n-1 अपॉन n-1, तो -3 R टू द पावर -3 -1, ये तो आएगा। तो F2 कितना आया बच्चों, -3 इंटू 2 -6 KE P1 P2 अपॉन R टू द पावर 4 आ गया। यानी इसको लिख सकते हैं हम कितना, फोर्स ऑन डाइपोल 2, पहले जो KE है इसको लिख लेते हैं 1 अपॉन, सबसे पहले साइन लगाते हैं नेगेटिव, लिखते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर लिखते हैं 6 P1 P2 डिवाइडेड बाई R टू द पावर 4, ये इस पे फोर्स आएगी, फोर्स ऑन डाइपोल P2 ड्यू टू डाइपोल P1, ठीक है ना, ये इस पे फोर्स आ जाएगी।
क्लियर होगी बात? चलिए, तो अब क्वेश्चन 5 है, फाइंड फोर्स ऑन ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P2 ड्यू टू अनदर डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P1 इफ दे आर प्लेस एट डिस्टेंस आर अपार्ट एज शोन इन फिगर। उस तरह का क्वेश्चन है, बस क्या करना है, इसमें यहाँ पर ओरिएंटेशन बदली हुई है ना। ये डाइपोल है और इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पड़ता है डाइपोल P2। तो पहले जो क्वेश्चन किया उसका यूज करें और इसको निकालने की कोशिश करें। अगेन इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, अगर नहीं होता है तो सोल्व करना तो बताएं मुझे, मैं आपका सोल्व कर दूंगा सर। ये होमवर्क होगा आपके यहाँ। फाइंड फोर्स ऑन ए शॉर्ट डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P2 ड्यू टू, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें ओरिएंटेशन बदली हुई है बस यहाँ पर ऐसे करके। दोनों डाइपोल जो हैं इस तरह से रखे हुए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो P2 पर फोर्स निकालनी है ड्यू टू P1। इसको भी आप ही करेंगे, है ना। तो ये भी आपका होमवर्क है। चलिए, ये क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, है ना। ऐसे करके है, मान लेते हैं ये कुछ ऐसे करके, ये मान लो एक्स एक्सिस है बच्चों, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये जो है ये जेड एक्सिस है ना, ऐसे करके पॉजिटिव जेड, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, और ये इस नीचे बना लेते हैं ऐसे करके, ये माइनस जेड एक्सिस है ना। और ऑब्वियस है कि यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स है और नेगेटिव वाई होंगी। कह रहे हैं कि इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन, तो जेड डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके, है ना। जेड डायरेक्शन के दो अलोंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ऐसे करके। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली अलोंग द पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, तो जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, ऐसे करके इंक्रीज कर रहा है। एट द रेट ऑफ 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर, बस ये हमारी है। ये उन्होंने बता दिया, ये क्या बता दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेडियंट बता दिया, है ना। ये बता दिया आपको DEZ, है ना, अपॉन DZ, ये बता दिया आपको कितना, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर बता दिया। बात सही हमारी है। What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment 10⁻⁻7 कूलम मीटर in negative z direction, है ना। नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे डाइपोल रखा हुआ है ऐसे करके, मान लेते हैं ये डाइपोल रखा हुआ है ना, ये एक डाइपोल रखा हुआ बच्चों, है ना। और इस डाइपोल का जो डाइपोल मोमेंट है ये है P, कितना, ये 10⁻⁻7 कूलम मीटर। सही हमारी बात। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द जेड डायरेक्शन थ्रू आउट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, इसमें ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। आपको क्या बताना है, इसमें फोर्स बतानी है और टॉर्क बतानी है ना, क्या टॉर्क लग रहा है इस पर और क्या फोर्स लग रही है। तो फोर्स के लिए आप क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फोर्स के लिए फॉर्मूला लगाएंगे आप इक्वल टू FP/DE/dr, इस फॉर्मूले को लगाएंगे आप, है ना। और जो टॉर्क है, अब चूंकि इसकी डायरेक्शन कौन सी है, सेम डायरेक्शन है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो टॉर्क तो लग नहीं रहा होगा। मैंने कहा कौन सा है, अगर डाइपोल आपका अलोंग द फील्ड रखा हो, चाहे पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो उस पर टॉर्क नहीं लगता, वो कौन सी होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। तो टॉर्क तो 0 आ गया, फोर्स आपको निकालनी है। तो ये आपके होमवर्क के अंदर क्वेश्चन हो गया है, इसको आप ट्राई करो और मुझे इसका आंसर दो, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सोल्व करेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इनको सोल्व कीजिए आराम से और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताएं, ठीक है। ओके।